गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। तो दोस्तों आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हरियाणा राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो हरियाणा की जो महत्वपूर्ण जो विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे रिलेटेड आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो कभी कभी नहीं बल्कि हर बार हर किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में इनसे रिलेटेड हमको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल से टॉपिक तैयार किया है, बहुत कुछ आपको समझ आएगा और सीखने को भी मिलेगा और नया कुछ भी आपको इसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बने रहिए हमारे साथ। तो चलते हैं, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो हरियाणा राज्य की प्रमुख विद्युत परियोजनाओं पर बात करने जा रहे हैं। तो पहली जो परियोजना है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पानीपत तापीय विद्युत परियोजना बोल लीजिए या फिर केंद्र बोल लीजिए। तो पानीपत तापीय विद्युत परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पानीपत तापीय विद्युत परियोजना की जब हम बात करते हैं या पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी स्थापना पर। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना की जब हम बात करते हैं तो 1 नवंबर 1979 को इसकी स्थापना हुई थी, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की। अब 1 नवंबर 1979 को क्या हुई थी, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। अब देखिए थोड़ा सा आप बैक में जाइए, थोड़ा सा इतिहास में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 1979 की जब हम बात कर रहे हैं तो 1979 की जब हम बात करेंगे तो जून पे आ जाइए। ठीक है, 29 जून की बात करिए। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, जब 29 जून को क्या हुआ था, 29 जून 1979 को जो चौधरी बंसीलाल जी थे, चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, क्या बने थे, प्रथम बार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल। ठीक है, अब 29 जून 1979 को क्या चौधरी बंसीलाल क्या बन रहा है, पहली बार मुख्यमंत्री बना था। टोटल कितनी बार मुख्यमंत्री रहा था चौधरी बंसीलाल, हरियाणा का 3 बार रहा था। तो अब जो ये दशक जो था 1970 का जो दशक था, इस 1970 के दशक की खास बात यह है कि पहली बात तो 1970 के दशक में जो हरियाणा राज्य था, हरियाणा राज्य में क्या हुआ था कि गांवों में जो बिजली का जो विद्युतीकरण जो हुआ था, गांवों में क्या हुआ था, विद्युतीकरण हुआ था। मतलब हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली का पहुंचना। ठीक है, बिजली पहुंचाने वाला कौन सा राज्य बन गया था, हरियाणा। बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था 1970 के दशक में। ठीक है, अब 1970 के दशक में हरियाणा राज्य क्या बन गया, देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने सभी गांवों के, यानी हरियाणा राज्य के अंदर जितने भी गांव हैं सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी। ठीक है, तो अब 1970 के दशक में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने वाला राज्य हरियाणा बन गया, देश का पहला राज्य। और 1980 के दशक की हम बात करेंगे। 1980 के दशक में क्या कर दिया था, 1980 के दशक में जो पिछड़ी जातियां जो थी, ठीक है, तो पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जातियां, ठीक है, और जो मलिन जो बस्तियां थी, एक तो आपके हो जाएगी पिछड़ी जातियां हो जाएंगी, ठीक है, और एक मलिन बस्तियां हो जाएंगी। एक क्या हो जाएंगी, एक आपकी मलिन बस्तियां हो जाएंगी। तो पिछड़ी जातियां, मलिन बस्तियों और गलियों, ठीक है, मलिन बस्तियों हो गई, ठीक है, और साथ में गलियां हो गई। ठीक है, क्या हो गई, गलियां हो गई। इनमें भी लाइट पहुंचाने यानी बिजली पहुंचाने का जो पहुंचाने वाला प्रथम राज्य बना देश का, वो भी हरियाणा बना। मतलब हरियाणा क्या है, देखिए 1970 के दशक में तो हरियाणा प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया 1970 के दशक में। ठीक है, और 1980 के दशक की जब हम बात करेंगे, 1980 के दशक में क्या कर दिया था, 1980 के दशक में जो गलियां जो थी, मलिन बस्तियां हो गई, गलियां हो गई और पिछड़े वर्ग हो गए, तो इन पिछड़े वर्गों में बिजली पहुंचाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया था। तो ये मैंने आपको बात बताई थी कौन सी, 1980 और 70 के दशक की बात बताई थी। और 1970 में क्या हो रहा है, 1970 के दशक अंतिम में, ठीक है, 1970 दशक के अंतिम में यानी 1 नवंबर 1979 को क्या होता है, 1 नवंबर 1979 को पानीपत तापीय विद्युत केंद्र यानी की स्थापना होती है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको पानीपत तापीय विद्युत केंद्र के बारे में। पहली बात तो यही याद आपको यहाँ से रखना है, 1 नवंबर 1979 को क्या होता है, 1 नवंबर 1979 को पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना हुई है। ठीक है, कहाँ पे है ये पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। पहली बात तो पानीपत नाम से ही पता चल रहा है, हरियाणा के पानीपत जिले में पड़ेगी।
और पानीपत जिले का, हरियाणा के पानीपत जिले का एक गांव है आसन गांव। कौन सा गांव है? आसन गांव। इस आसन गांव में क्या पड़ेगी? इस आसन गांव में ये जो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है ये लगी हुई है और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1979 को हुई थी। अब हम बात करते हैं इसकी क्षमता की बात करते हैं। तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की जब हम क्षमता की बात करेंगे तो क्षमता कितनी है? 1367.80, ठीक है, मेगावाट। 1367.80 मेगावाट हो जाएगी, ठीक है। अब ये है इसकी क्षमता, ठीक है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? 1367, ठीक है। अब ये 1367.80 मेगावाट है, ठीक है। अब इस 1367 की जब हम बात करेंगे, देखिए क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता है 1367.80 मेगावाट, ठीक है। जब हम इकाइयों की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे तो कितनी इकाई है? टोटल इकाइयों में ये कितनी इकाइयों में बटा हुआ है? 8 इकाइयों में बटा हुआ है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की जब हम बात करेंगे, जो कि आसन गांव में पड़ेगा, आपके पानीपत के आसन गांव में पड़ेगा, ये 8 इकाइयों में बटा हुआ है। अब 8 इकाइयों को मैं आपको बता देता हूं। देखिए 110 गुना 4 मतलब 110 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, ठीक है। 210 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं और 250 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से कितनी टोटल कितनी इकाई है? टोटल आपकी 8 इकाइयों में बटा हुआ है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। अब जब इनको आप करोगे 110 को जब आप 4 यूनिट में डिवाइड करोगे, मतलब 4 यूनिट है तो 4 यूनिट जो है वो तो 110 मेगावाट की है, तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 440 मेगावाट, ठीक है। फिर हम देखें 210 की 2 यूनिट है, 210 मेगावाट की कितनी है? 2 यूनिट है, तो 210 मेगावाट की 2 यूनिट टोटल कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा, ठीक है। जब हम देखें 250 की 2 यूनिट है, 250 मेगावाट की 2 यूनिट है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 500 मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 500 मेगावाट, अब जब इनको आप टोटल करोगे, टोटल जब आप इनको करोगे ये कितना जाएगा? ये 1360 मेगावाट जाएगा, ठीक है। तो टोटल जो है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र का वो क्षमता कितनी है? टोटल क्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट। इकाइयों की बात करें तो कितनी इकाइयों में बटा हुआ है? 8 इकाइयों में बटा हुआ है। 110 की 4 इकाइयां हैं, 210 की 2 इकाइयां हैं और 250 की 2 इकाइयां हैं, ठीक है। तो ये इकाइयों का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 1979 को होती है और ये पानीपत के कौन से गांव में पड़ेगा? आसन गांव में पड़ेगा, ठीक है। तो ये था आपका पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगले पर। दूसरा जो है, देखिए क्रमबद्ध तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। अब हमने देखिए क्या देखा, 1900 यहाँ पे हमने बात की थी कितनी की? 1979 की बात की थी, ठीक है। 1979 की बात की थी। अब 1979 से पहले 1970 के दशक में जो हुआ था, क्या हुआ था? गांवों का विद्युतीकरण हुआ था, वो मैंने आपको बताया। फिर 1980 में क्या हुआ? 1979 में पानीपत तापीय विद्युत केंद्र आ गया है। 1980 में क्या हुआ था? 1980 में हुआ था ये जो गलियां जो थी, ठीक है, हरियाणा के अंदर जो गलियां थी, ठीक है, जो पिछड़े जातियां जो थी, पिछड़े जातियों वाले जो इलाके थे, उन इलाकों में क्या कर दी गई? बिजली पहुंचा दी गई प्रत्येक इलाके में। तो ये हरियाणा जो था ऐसा करने वाला 1980 और 70 के दशक में भारत का पहला राज्य बन गया था, ठीक है। अब हम 1980 पे बात कर चुके हैं, 70 पे बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम आगे, देखिए अब बात करते हैं 2008 पर, क्योंकि 2008 में इससे रिलेटेड क्या हुआ? बिजली से रिलेटेड यानी विद्युत से रिलेटेड हरियाणा के अंदर हुआ है। वो क्या हुआ है कि दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। तो 4 अप्रैल को हम बात करते हैं, 4 अप्रैल 2008 की हम बात करते हैं। 4 अप्रैल 2008 को क्या हुआ था? 4 अप्रैल 2008 को दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का क्या हुआ था? स्थापना हुई थी। और ये दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना ये हरियाणा के कौन से जिले में पड़ेगी? ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ेगी। कौन से जिले में पड़ेगी? यमुनानगर जिले में पड़ेगी, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कौन से जिले में है? 4 अप्रैल 2008 को स्थापना होती है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की। हरियाणा के कौन से जिले में है? यमुनानगर जिले में है। क्षमता की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता की बात करेंगे तो कितनी मेगावाट है? 600 मेगावाट है। कितनी मेगावाट हो जाएगी? 600 मेगावाट हो जाएगी।
अब जो ये 600 मेगावाट है, ठीक है, ये कितनी इकाइयों में बटा हुआ है, ठीक है, तो ये 2 इकाइयों में बटा हुआ, 2 गुना 300 मेगावाट, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 600 मेगावाट हो जाएगा। तो 300 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, ठीक है, कितनी इकाइयां हैं, 300 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, और टोटल क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है। इकाइयां कितनी है, 2 हैं, ठीक है। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। स्थापना कब हुई थी, 4 अप्रैल 2008 को हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 4 अप्रैल 2008 को हुई थी। और इसकी जो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की जब हम बात करते हैं, ये हरियाणा राज्य की ऐसी पहली विद्युत परियोजना है जिसका क्या हुआ है, निजीकरण हुआ था। सबसे पहले जब विद्युत परियोजनाओं की हम बात करते हैं, देखिए किसकी बात करते हैं, विद्युत परियोजनाओं की जब हम बात करेंगे, तापीय विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे, तो जिस मतलब विद्युत परियोजना का निजीकरण हुआ था, निजीकरण होने वाली राज्य की प्रथम तापीय विद्युत परियोजना कौन सी थी, प्रथम विद्युत तापीय परियोजना कौन सी थी जिसका निजीकरण हुआ था हरियाणा राज्य की, तो वो थी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। कहने का मतलब ये है, जो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, ये एक ऐसी परियोजना है, राज्य की एक ऐसी परियोजना है जिसका सबसे पहले क्या हुआ था, निजीकरण हुआ था। यानी जिसको सबसे पहले, निजीकरण का मतलब है निजी कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को सौंपा गया था दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बार बार बोल रहा हूं कि ऐसी कौन सी विद्युत परियोजना है जिसका निजीकरण हुआ था सबसे पहले हरियाणा राज्य के अंदर, वो हो जाएगी आपकी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। स्थापना की अगर बात की जाए तो स्थापना 4 अप्रैल 2008 को होती है, ठीक है। क्षमता कितनी है, 600 मेगावाट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करें जो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है, इसकी कोयले प्राप्ति कहाँ से होती है, मतलब ये कोयले को कहाँ से प्राप्त करती है, तो सेंट्रल कोलफील्ड से प्राप्त करती है। कहाँ से प्राप्त करती है, देखिए सेंट्रल कोलफील्ड से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेंट्रल कोलफील्ड से क्या करती है, सेंट्रल कोलफील्ड से प्राप्त करती है, ठीक है। सेंट्रल कोलफील्ड से प्राप्त करती है, क्या, कोयला प्राप्त करती है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये थी आपकी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है। ये क्या थी आपकी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। अब आगे चलते हैं तीसरी परियोजना पर। तीसरी परियोजना है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। अब 2008 तक हम बात कर चुके हैं, अब आ जाते हैं 2010 की बात करते हैं। 2010 में क्या हुआ था, 2010 में राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी। अब राजीव गांधी विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी, 24 अगस्त 2010 को हुई थी। कब हुई थी, 24 अगस्त 2010 को हुई थी, ठीक है। अब राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना तो 24 अगस्त 2010 को हो गई, ठीक है। अब पहली बात तो देखिए, इससे पहले हमने दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना की बात की, वो कहाँ पड़ती है, यमुनानगर में पड़ती है। अब हम राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की बात करेंगे। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना आपकी पड़ेगी हिसार जिले में, याद रखिए कहाँ पड़ेगी, हिसार जिले में। हिसार जिले के अंदर एक गांव है खेदड़ गांव। कौन सा गांव है, खेदड़ गांव। ये खेदरा भी लिखा हुआ है, ठीक है, खेदरा भी लिखा हुआ है। जब आप अंग्रेजी में इसको लिखोगे तो खेदरा लिखना होता है, इसलिए कहीं कहीं पे खेदरा भी लिखा हुआ है। तो खेदड़ या फिर खेदरा, बात एक ही है। तो खेदड़ गांव, हिसार जिले के खेदड़ गांव में राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है। कौन सी परियोजना है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार जिले के खेदड़ गांव में है। स्थापना कब हुई थी, 24 अगस्त 2010 को स्थापना हुई थी। क्षमता की अगर हम बात करें तो क्षमता कितनी हो जाएगी, क्षमता है 1200 मेगावाट। क्षमता कितनी है, क्षमता है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता है 1200 मेगावाट, ठीक है। यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यूनिट कितनी है, 2 यूनिट में बटा हुआ है। कितने यूनिट में, 2 यूनिट में। 2 गुना 600 मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 1200 मेगावाट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यूनिटों की 600 मेगावाट की 2 यूनिट है। टोटल कितनी क्षमता है, 1200 मेगावाट है। कौन सी परियोजना की, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की। स्थापना कब हुई थी, स्थापना 2010 में 24 अगस्त को हुई थी, ठीक है। कहाँ पर है, हिसार जिले के खेदड़ गांव में पड़ती है, ठीक है। इससे पहले हम बात किए दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पड़ रही थी, ये पड़ रही थी यमुनानगर में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी, 2008 में हुई थी, 4 अप्रैल 2008 में,
ठीक है। क्षमता कितनी थी, क्षमता थी 600 मेगावाट, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करते हुए पढ़ना चाहिए चीजों को। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की। जब हम बात करते हैं तो इसका जो निर्माण हुआ था, निर्माण आरंभ कब हुआ था? देखिए ये जो विद्युत परियोजना जो है स्टार्ट कब हो जाती है, मतलब अपना कार्य शुरू कब करती है? 2010 में करती है, 24 अगस्त 2010 में। लेकिन बनना शुरू कब हो गई थी? ये 2007 में बनना शुरू हो गई थी, ठीक है। तो बनना, इसका जो निर्माण कार्य शुरू हुआ था कब हुआ था? 2007 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण 2007 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर है रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा। किसके द्वारा? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा। ये याद रखिए, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा 2007 में राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का क्या हो गया था? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का आरंभ, बनना, निर्माण होना आरंभ कर दिया गया था रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड द्वारा। छाप लीजिए, स्टार लगा लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है 2007 में। लेकिन कार्य शुरू कब करती है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना? 2010 में करती है। उद्घाटन कब होता है? 2010 में 24 अगस्त को होता है। उसके अलावा हम बात करें राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना की, तो ये जब हम बात करते हैं देश के उत्तरी क्षेत्र की, कौन से क्षेत्र की? अपने भारत देश के उत्तरी क्षेत्र की जब हम बात करेंगे, अपने भारत देश के उत्तरी क्षेत्र जो था, उत्तरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली यह प्रथम मेगा परियोजना थी। कौन सी थी? प्रथम मेगा परियोजना थी, ठीक है। ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो जो ये मेगा परियोजना थी, पहली मेगा परियोजना, देखिए वह कौन सी विद्युत परियोजना है? वह कौन सी विद्युत परियोजना है जिसका सबसे पहले क्या हुआ था? निजीकरण हुआ था। हरियाणा की बात कर रहे हैं हम, तो हो जाएगी दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। अगर बात की जाए तो भारत देश के उत्तरी क्षेत्र में स्थापित होने वाली पहली मेगा परियोजना कौन सी थी? तब आपको चयन करना है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। कौन सी है? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है अपने भारत देश के उत्तरी क्षेत्र में ये स्थापित होने वाली पहली मेगा परियोजना है, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है। अगर बात आए आपके दीनबंधु छोटूराम परियोजना की, तो वो दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, उसका क्या हुआ था? निजीकरण हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये आपका हो गया है। और देखिए, हाँ, जो ये राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है, इसकी जब हम बात करते हैं कोयला प्राप्ति की, मतलब कोयला कहाँ से प्राप्त करती है? तो कोयला प्राप्त करती है महानदी। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोयला कहाँ से प्राप्त करती है? कोयला प्राप्त करती है महानदी कोल्डी हिल्ड। क्या है? महानदी कोल्ड हिल्ड, ठीक है। क्या हो जाएगा? महानदी कोल्ड हिल्ड हो जाएगा लिमिटेड, ठीक है। महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, क्या हो जाएगा? महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड। ये जो महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो कंपनी जो है, ये कहाँ की है? ये उड़ीसा की है, ठीक है। तो उड़ीसा की महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड जो कंपनी है, यहाँ से राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना क्या करती है? कोयला प्राप्त करती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं, अब तीसरी पे चलते हैं। चौथी विद्युत परियोजना पर हम बात करते हैं। चौथी विद्युत परियोजना की जब हम बात करेंगे, तो चौथी विद्युत परियोजना है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। कौन सी है? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। अब इस इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना में सबसे पहले तो ये याद रख लीजिए, इसको अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दो नाम है इसके, कौन कौन से हो जाएंगे? फटाफट आप याद करिए, कौन कौन से हैं जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। एक तो हो जाएगा अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, एक हो जाएगा इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। ये दोनों अगर आ जाए, चाहे बात करें इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की, तो भी आपको वही चयन करना है, ठीक है। अगर बात की जाए अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना, तो भी आपको वही चयन करना है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। ये क्या है? ये दोनों एक ही है। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना भी एक ही है
और इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, ये दोनों एक के ही नाम हैं। तो अब हम जब बात करते हैं इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की, ठीक है, तो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब होती है? देखिए 2010 से अब हम चलते हैं 2011 पर, ठीक है। तो 2011 में किसकी स्थापना हुई थी? 2011 में इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी 4 मार्च को, ठीक है। कब हुई थी? 4 मार्च को, ये यहाँ पे 4 मार्च है, ठीक है। 4 मार्च को इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना होती है, ठीक है। और हम टोटल क्षमता की बात करेंगे, देखिए टोटल क्षमता की अगर हम बात करेंगे तो क्षमता कितनी है? क्षमता की देखिए यहाँ पे हम टोटल क्षमता की अगर बात करें तो क्षमता कितनी हो जाएगी? क्षमता है 1500 मेगावाट। कितनी हो जाएगी? 1500 मेगावाट टोटल क्षमता हो जाएगी, ठीक है। और ये जो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है, ये कौन से जिले में पड़ेगी? आपके झज्जर जिले में पड़ेगी। कौन से जिले में पड़ेगी? ये झज्जर जिले में पड़ेगी। और टोटल जो क्षमता जो है वो कितनी है? 1500 मेगावाट है, ठीक है। और स्थापना कब होती है? स्थापना 4 मार्च 2011 को होती है। कहाँ पर है? झज्जर में है। झज्जर का एक गांव है, झज्जर के अंदर झरेली गांव। कौन सा? झरेली गांव में, झज्जर के झरेली गांव, जैसे बन रहा है, ये से भी याद रख सकते हो। झज्जर के झरेली गांव में 4 मार्च 2011 को इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना होती है। क्षमता कितनी है? 1500 मेगावाट है। यूनिट की अगर हम बात करेंगे, इकाई की बात करेंगे तो 3 गुना 500, टोटल 1500 मेगावाट। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल 1500 मेगावाट हो जाएगा, यानी 500 मेगावाट की 3 यूनिट्स हैं। कितनी है? 500 मेगावाट की 3 यूनिट है, ठीक है। 500 मेगावाट की कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। और कितना टोटल मेगावाट कितना है? 1500 मेगावाट है। स्थापना कब होती है? 2011 में होती है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की, ठीक है, या फिर अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना आप बोल सकते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन बनेगा, देखिए ये तो ये सारे स्टूडेंट्स जानते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एसएससी? वो थोड़ा हट के क्वेश्चन पूछता है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखिए एक तो आपका हो जाएगा IPGCL, ठीक है, ये IPGCL हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा HPGCL। अब ये क्या है HPGCL? ये मैं आपको बताता हूँ। IPGCL की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो IPGCL का मतलब है इंद्रप्रस्थ, क्या हो जाएगा? इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। क्या है? इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन। ये मैं यहाँ पे आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। वहीं पे हम इसकी बात करेंगे हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, लिख ही देता हूँ। देखिए इंद्रप्रस्थ, अब इंद्रप्रस्थ पावर, ठीक है, इंद्रप्रस्थ पावर इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ये आपकी हो जाएगी क्या? ये आपकी हो जाएगी एक कंपनी है, ठीक है। अब उसके अलावा बात करें हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है, ये क्या हो गई? कंपनी लिमिटेड। अब ये जो दोनों कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों की खास बात, ये दोनों कंपनियों का संयुक्त रूप क्या है? इन दोनों कंपनियों का संयुक्त रूप है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। मतलब ये है कि इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना को निर्मित करने में, ठीक है, या इसका निर्माण करने में जो योगदान रहा है, दोनों का रहा है। IPGCL का रहा है और HPGCL का रहा है। तो IPGCL की बात आए या HPGCL की, दोनों के संयुक्त रूप वाली विद्युत तापीय परियोजना की अगर बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना हो जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का जो संयुक्त रूप है वो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत तापीय परियोजना है? तो आपको चयन क्या करना है? इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना की अब हम कोयला प्राप्ति की बात करें तो कोयला प्राप्ति कहाँ से होती है इसकी जब हम कोयला प्राप्ति की बात करेंगे तो कोयला प्राप्ति होती है महानदी कोल्ड फील्ड
लिमिटेड से। कहाँ से होती है? महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड से। देखिए अभी मैंने आपको बताया था महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड से। अब ये कहाँ की कंपनी है? ये उड़ीसा की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? उड़ीसा की कंपनी है ये आपकी, ठीक है। महानदी आगे यहाँ पे महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ठीक है, ये उड़ीसा की कंपनी है। और यहाँ से क्या होता है? यहाँ से कोयला प्राप्त करती है इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना, ठीक है, यहाँ से कोयला प्राप्त करती है, ठीक है। ये आपकी हो गई क्या? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना या फिर इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना। अब हम बात करते हैं आगे महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की। आगे चलते हैं, ये आपकी आ गई महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। अब महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की जब बात करेंगे तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब होती है? स्थापना 2011 से एक साल आगे बढ़ जाइए 2012 में महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ पर हुई थी? ये भी इसका भी जो सही है वो कहाँ है? वो झज्जर में हुई थी, ठीक है। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? झज्जर में हुई थी। कहाँ हुई थी? झज्जर में महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना 2012 में हुई थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? क्षमता की जब हम बात करेंगे तो क्षमता है 1320 मेगावाट। कितनी है? 1320 मेगावाट इसकी क्षमता है। कितनी है? 1320 मेगावाट क्षमता हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ये सारी आपको पता चल गया है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में। गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की जब हम बात करेंगे तो गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की जब हम बात करेंगे तो ये अभी स्थापित नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए योजना बनाई गई है। ये फरीदाबाद में स्थापित की जाएगी, ठीक है। कहाँ स्थापित की जाएगी? फरीदाबाद में स्थापित की जाएगी, ठीक है। और फरीदाबाद में स्थापित की जाएगी। कितने मेगावाट की होगी? ये 1500 मेगावाट की होगी। ये कौन सी है? देखिए इससे पहले जितनी भी हमने 5 विद्युत परियोजनाएं पढ़ ली हैं वो पांचों के पांचों कोयला आधारित थी, ठीक है, कोयला आधारित थी, ठीक है। ये कौन सी है? ये गैस आधारित है। तो गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की बात आ जाए ना, ये फरीदाबाद के अंदर स्थापित की जा रही है। कहाँ की जा रही है? फरीदाबाद के अंदर स्थापित की जाएगी। कितने मेगावाट की होगी? ये 1500 मेगावाट की होगी, ठीक है। इकाइयों के बारे में कोई अभी वर्णन नहीं हुआ है, तो जब ये निर्मित हो जाएगी तब इसकी इकाइयों के बारे में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी गैस आधारित विद्युत परियोजना हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर, हाँ, जल विद्युत परियोजना। जल विद्युत परियोजना की बात जब हम करेंगे तो जल विद्युत परियोजना में पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना है। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना की जब हम बात करते हैं तो स्थापना कब हुई थी? पश्चिमी यमुना नहर, देखिए क्या यमुना नदी जो है ना वो 2 भागों में बटी हुई है। एक तो पश्चिमी यमुना नहर है, 2 नहरों में बटी हुई है। पश्चिम में पश्चिमी यमुना नहर है, पूर्व में पूर्वी यमुना नहर है। तो अब यहाँ पे पश्चिमी यमुना नहर की बात हो रही है, मतलब क्या है कि ये पश्चिमी यमुना नहर पे बनी हुई है, पश्चिमी यमुना नहर पर बनी हुई है। तो पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में हुई थी। ये कौन सी है? जल विद्युत परियोजना है, ठीक है। कौन सी है? इससे पहले हम पढ़ रहे थे तापीय विद्युत परियोजना जो कि किस पे थी? मतलब कोयले आधारित थी। अब हम जल आधारित पढ़ रहे हैं, जलीय विद्युत परियोजना की बात कर रहे हैं। तो पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना जो कि 1980 में स्थापित होती है, किसके सहयोग से स्थापित हुई थी? जापान के सहयोग से। जापान ने सहयोग किया था और 1980 में पश्चिमी यमुना नहर जलीय यमुना नहर विद्युत परियोजना क्या हुई थी? स्थापित की गई थी। अब इसकी जो खास बात है, ये कौन से हरियाणा के कौन से जिले में स्थापित की गई थी? हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थापित की गई थी। यमुनानगर में कहाँ पर स्थापित की गई थी? ये यमुनानगर के हथनी कुंड और दादूपुर, देखिए हथनी कुंड भी है, हथनी कुंड आप सब जानते हैं, हथनी कुंड हो गया, हथनी कुंड और दादूपुर के बीच में स्थित है। ये कहाँ पे? दादूपुर के बीच में स्थित है। तो हथनी कुंड और दादूपुर के बीच में स्थापित की गई है कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना, ठीक है। तो ये पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना 1980 के दशक में जापान के द्वारा यमुनानगर के अंदर हथनी कुंड और दादूपुर के बीच क्या की जाती है? स्थापित की जाती है। क्षमता की अगर हम बात करें तो क्षमता इसकी कितनी है? देखिए क्षमता की जब हम इसकी बात करते हैं तो 2 × 8 मेगावाट, ठीक है।
ये जो 2 गुना 8 मेगावाट है इसके 4 केंद्र हैं। क्या है? 4 केंद्र हैं। समझिए, देखिए ये मैं यहाँ से सारा साफ कर देता हूँ, अब मैं आपको समझाता हूँ। 2 गुना 8, पहले आप ये समझिए 2 गुना 8 यानी 2 इकाई है, 8 मेगावाट की है, तो टोटल मेगावाट कितना हो गया? टोटल मेगावाट 2 8 दूनी 16 मेगावाट है। ठीक है, अब जो ये 16 मेगावाट है, 16 मेगावाट के 4 विद्युत केंद्र है। 16 मेगावाट के 4 क्या है? विद्युत केंद्र है। अब इसका देखिए सबसे अलग है विद्युत केंद्र। इसमें पहली बात तो देखिए 2 इकाइयों के 4 विद्युत केंद्र हैं। ठीक है, और मेगावाट इकाइयों की मतलब टोटल मेगावाट कितनी है? 16 मेगावाट है। एक विद्युत केंद्र की, एक विद्युत केंद्र की टोटल क्षमता कितनी है? 16 मेगावाट है। और ये कितने विद्युत केंद्र है? 16 चौका 64, तो टोटल कितना मेगावाट हो जाएगा? 64 मेगावाट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी? पश्चिमी यमुना नहर विद्युत जल परियोजना की 64 मेगावाट हो जाएगी। और इसकी जो यूनिट का जो मामला है वो क्या है? 2 गुना 8 मेगावाट, मतलब 4 विद्युत केंद्र हैं और इन 4 विद्युत केंद्र जो हैं ये 16 मेगावाट के हैं। और जो ये 16 मेगावाट के जो एक केंद्र है ये 2 इकाइयों का है। ठीक है, ये कितने इकाइयों का है? 2 इकाइयों का है। तो टोटल इकाइयों की जब बात हो जाएगी तो 2 चौका 8 इकाइयां हैं और 64 मेगावाट टोटल क्षमता है। ये डिवाइड है किस में? 4 विद्युत केंद्रों में डिवाइड है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना आपकी हो गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना पर। देखिए ये जो आपकी जो पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना है, इससे अगर पूछा जाएगा, इससे पहली बात तो यही पूछा जाएगा कि ये हरियाणा के कौन से जिले में है। तो आपको सीधा चयन करना है हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, क्योंकि यमुना नहर, ठीक है, यमुना नहर से भी आप याद रखें, यमुनानगर जिले में। कहाँ पर है? हथनी कुंड और दादुपुर के बीच में। स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1980 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है किसके द्वारा हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी? जापान के सहयोग से हुई थी। ये चीज़ें आपको बतानी है ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की। किसकी? ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं। तो ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की जब हम बात करेंगे, पहली बात तो ये कहाँ पर पड़ेगी? हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ेगी। और हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर ककरोई नामक एक गाँव है। क्या है? ये जो ककरोई है ना, ककरोई नामक गाँव कहाँ पर है? ये सोनीपत जिले में है। ये क्या है? ये ककरोई नामक गांव है और ये ककरोई नामक गांव हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ेगा। ठीक है, और यहीं पे ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर। अब हम ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता की जब बात करेंगे तो इसकी क्षमता कितनी है? इसकी क्षमता देखिए 100 मेगावाट है। 100 मेगावाट पर यूनिट है। 100 मेगावाट पर यूनिट है। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक यूनिट की जो क्षमता है वो 100 मेगावाट है। टोटल यूनिट कितनी है? टोटल यूनिट है इसके अंदर 4। तो टोटल मेगावाट कितना हो गया? 400 मेगावाट इसकी क्या हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी। कि ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की जो टोटल क्षमता है जो 400 मेगावाट है। 400 मेगावाट क्यों है? क्योंकि जो प्रत्येक मेगावाट की, जो प्रत्येक यूनिट की जो क्षमता है वो 100 मेगावाट है। अगर 100 मेगावाट है तो कितनी टोटल इकाइयाँ कितनी है? 4 इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो कितनी हो गई टोटल? 100 का 400, तो टोटल हो गई 400 मेगावाट। ठीक है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट है। यूनिट कितनी है? 4 है। ठीक है, एक यूनिट की क्षमता कितनी है? 100 है। ठीक है, कहाँ पर है ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना? सोनीपत के अंदर है। क्योंकि जो ये ककरोई जो है, ये ककरोई नामक गांव ही हरियाणा के सोनीपत जिले में पड़ रहा है। स्थापना की अगर हम बात करें, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो मैंने बहुत ज़्यादा इसके बारे में खोजा, लेकिन मुझसे कहीं से इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमने पढ़ ली जितनी भी तापीय विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में अब तक हम जान चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। अब हम बात किस पे करेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर बात करेंगे।
तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सौर ऊर्जा पर। किस पर बात करते हैं? सौर ऊर्जा पर बात करते हैं। सौर ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया था HPGCL। HPGCL के बारे में मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। HPGCL क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है? हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सौर ऊर्जा से संबंधित सौर विद्युत हो जाएगा आपका, ये सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये भी आपका यमुनानगर के अंदर स्थापित किया जाएगा। यमुनानगर के भंदूकला में स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? भंदूकला में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ये जो आपकी है ना भंदूकला यमुनानगर में पड़ता है भंदूकला, और इसी भंदूकला में HPGCL हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका सौर ऊर्जा से रिलेटेड हो गया। हरियाणा के यमुनानगर जिले के भंदूकला में स्थापित किया जा रहा है सौर ऊर्जा। याद रखिए, सौर ऊर्जा की बात हो रही है तो सौर ऊर्जा की बात हो रही है। हालांकि सौर ऊर्जा से रिलेटेड अभी तक ऐसी कोई परियोजना है नहीं। जो ये परियोजना जो है सौर विद्युत केंद्र है, सौर विद्युत केंद्र सौर ऊर्जा से रिलेटेड स्थापित किया जा रहा है हरियाणा के अंदर। ये कहाँ पे किया जा रहा है? हरियाणा के यमुनानगर जिला है। यमुनानगर जिला में क्या है? भंदूकला है। इसी भंदूकला में स्थापित किया जा रहा है। ये एक योजना बनाई गई है और राज्य सरकार जो है, हरियाणा सरकार जो है, इसके प्रति क्या है? वचनबद्ध है। तो ये आपकी हो गई क्या? सौर ऊर्जा। चलिए अब हम आगे चलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, जो ये नाभिकीय ऊर्जा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाभिकीय ऊर्जा की जब हम बात करेंगे, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। देखिए, सौर ऊर्जा सभी लोग जानते हैं, नाभिकीय ऊर्जा क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, नाभिकीय ऊर्जा की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि नाभिक क्या होता है। क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए कि ये नाभिक क्या है, क्योंकि नाभिक से बनती है नाभिकीय ऊर्जा। ये नाभिक जो है ना, नाभिक, अब परमाणु के बारे में तो आप सभी ने सुना है। किसके बारे में? परमाणु के बारे में तो आप सभी ने सुना है। जो परमाणु होता है ना, इसका जो केंद्र होता है, केंद्रीय भाग जो होता है, इसके परमाणु के केंद्र में होता है नाभिक। क्या होता है? केंद्र में नाभिक होता है। तो अब आपको पता चल गया है कि नाभिक क्या है, नाभिक किसे कहते हैं, ठीक है। तो परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक होता है। केंद्र को मान लीजिए यहाँ पे ये आपका परमाणु है, ये इसका केंद्र है। तो ये जो केंद्र है ना, इसी केंद्र को क्या कहा जाता है? इसी केंद्र को नाभिक कहा जाता है, ठीक है। अब जो ये परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, अब परमाणु के बारे में आपको पता होनी चाहिए। पहली 3 बातें परमाणु के बारे में आपको पता होंगी, तभी आप नाभिक को समझ सकते हैं। अब जो परमाणु जो होता है 3 चीजों से मिलकर बना होता है। 3 चीजें कौन कौन सी? एक होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सब आप 10th में पढ़े होंगे। 10th की जब साइंस आप पढ़ रहे होंगे, 10th क्लास में विज्ञान। एक तो परमाणु इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटॉन। एक क्या होता है? प्रोटॉन होता है। एक क्या होता है? एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। एक क्या होता है? एक होता है आपका न्यूट्रॉन। तो ये जो 3 चीजें हैं, इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है क्या? परमाणु बना होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जो ये नाभिक जो है, ये कहा, ये भैया ये पूरा परमाणु है। अब ये पूरा परमाणु है तो इस पूरे परमाणु के अंदर ये तीनों है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। तो अब जो ये जो नाभिक जो है परमाणु के अंदर है, ये जो नाभिक जो है, नाभिक में 2 चीजें मिली हुई होती है। एक तो होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन, ठीक है। ये जो परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, नाभिक में 2 चीजें होती हैं, 2 चीजें मिली हुई होती है नाभिक के अंदर। ये आपको मिलेगी परमाणु के अंदर क्या क्या? एक तो न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मिलेगी, ठीक है। एक मिलेगी आपको प्रोटॉन, ठीक है। अब बच गया आपका क्या? बच गया आपका इलेक्ट्रॉन। अभी मैं आपको बताऊंगा ये है क्या, ये नाभिकीय ऊर्जा अच्छे से बताऊंगा, तभी मैं ये सब आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। अब जो बच गया आपका क्या? इलेक्ट्रॉन बच गया है।
इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो नाभिक जो है परमाणु का जो केंद्र है, जिसको आप नाभिक कहते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। क्या चक्कर लगाता है? इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएगा, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा परमाणु के अंदर, वो कौन हो जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन होगा। वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में तो पता चल गया ये क्या है। अब परमाणु के भी बारे में आपको पता चल गया कि परमाणु किन चीजों से मिलकर बना होता है, और नाभिक का भी आपको पता चल गया है। नाभिक क्या है? नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग है। ठीक है, तो परमाणु का जो केंद्र होता है उसी को नाभिक कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं ये जो नाभिकीय ऊर्जा है ये क्या है। देखिए, अब नाभिकीय ऊर्जा को मैं आपको बताता हूं। एक होता है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो ये वर्ड्स लिखिए, इनसे आप समझोगे क्या। एक होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होगा? एक होगा नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है, या फिर नाभिकीय विघटन भी आप बोल सकते हो, विघटन। ठीक है, या और एक होता है आपका नाभिकीय, एक क्या हो जाएगा? नाभिकीय सामंजस्य भी बोल सकते हो, या फिर नाभिकीय संलयन भी बोल सकते हो। कहने का मतलब यह है, जो संलयन का मतलब है एक तित्र होना, मिल जाना, बहुत सारे टुकड़ों का एक इकट्ठा हो जाना, संलयन, योग। ठीक है, जो जुड़ना। और विघटन मतलब क्या होता है? विघटन मतलब होता है टूटना। ठीक है, अलग अलग होना, एक चीज का बहुत सारे टुकड़े हो जाना, ये विघटन होता है। ये तो सारी चीज आपको पता है। अब जो ये नाभिक जो होता है परमाणु के अंदर, जो ये नाभिक होता है, जब ये नाभिक का क्या होता है? विघटन होता है। मतलब एक भारी नाभिक है, जब ये भारी नाभिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को नाभिकीय विघटन कहते हैं। और नाभिकीय विघटन होने से या फिर भारी नाभिक को छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से जो क्रिया होती है, उस क्रिया के होने से जो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ गए क्या है? नाभिक अगर आपने समझ लिया है तो नाभिकीय ऊर्जा आपको समझ गई है। जो परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, जो सेंटर जो होता है परमाणु का, जो केंद्र जो होता है, उसी को नाभिक कहते हैं। और जब ये भारी वाला नाभिक, जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जब इसका विघटन हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसको क्या कहते हैं? इसको जब विघटन होने की वजह से, सीधी सी बात, अगर विघटन होगा या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में जब नाभिक टूटेगा तो क्रिया तो होगी ही ना, और क्रिया होने से जो ऊर्जा निकलेगी वो ही नाभिकीय ऊर्जा है। इसी तरीके से नाभिकीय संलयन है। ये जो नाभिकीय संलयन है ये क्या है? इसमें हल्के हल्के नाभिक होते हैं, सेंटर में हल्के हल्के नाभिक होते हैं। जब ये हल्के हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, और जब ये मिलकर एक भारी नाभिक बनते हैं तो क्रिया होती है। क्रिया होने से जो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं? उसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब ये है, सीधा सा मतलब ये है, जो नाभिकीय जो ऊर्जा होगी वो दो तरीके से प्राप्त होगी। मतलब दो तरीके से होती है। एक तो आपकी हो जाएगी नाभिकीय विघटन की वजह से, एक आपकी क्या हो जाएगी? नाभिकीय विघटन की वजह से हो जाएगी, और एक आपकी हो जाएगी नाभिकीय संलयन की वजह से। ठीक है, तो जब ये दोनों क्रिया होंगी, नाभिकीय विघटन और नाभिकीय संलयन वाली, तो इनकी क्रिया होने से जो भी ऊर्जा निकलेगी वो ही ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, इतना जो मैं टाइम ले रहा हूँ वो इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। अब मैं आपको बताता हूँ हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में जब हम नाभिकीय ऊर्जा की बात करेंगे तो अभी क्या था? नाभिकीय विद्युत केंद्र, नाभिकीय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नाभिकीय विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। नाभिकीय विद्युत केंद्र, ठीक है। नाभिकीय दिखे यार, ये पेन टेबलेट हम नया खरीदे ना, इससे अभी इस पे हाथ नहीं जमा है, इसलिए सही से लिख नहीं पाते हैं। तो ये जो नाभिकीय विद्युत केंद्र है, ये नाभिकीय विद्युत केंद्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में नाभिकीय विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, और फतेहाबाद के अंदर एक गांव है गोरखपुर गांव। ठीक है, कौन सा गांव है? गोरखपुर गांव है।
तो इस गोरखपुर, फतेहाबाद के गोरखपुर में हरियाणा के अंदर नाभिकीय विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। क्षमता की जब हम बात करेंगे, नाभिकीय विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है इसकी, हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर के अंदर जो नाभिकीय विद्युत केंद्र है उसकी क्षमता कितनी है, 2800 मेगावाट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, छाप लीजिए, जिसको कहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पक्का छपेगा क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में पक्का छपेगा। तो जो इसकी क्षमता जो है फतेहाबाद के गोरखपुर में, जो इसकी क्षमता जो है वो कितनी है नाभिकीय विद्युत केंद्र की, 2800 मेगावाट है। और यूनिट की जब हम बात करेंगे, यूनिट कितनी है, 4 यूनिट है, 700 मेगावाट की, 7 चौका 28 यानी 2800 मेगावाट टोटल इसकी क्षमता है, 4 यूनिट है, 700 मेगावाट की। ये आपका नाभिकीय विद्युत केंद्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में गोरखपुर नामक स्थान पर आपका पड़ेगा। अब ये तो हो गया आपका नाभिकीय विद्युत केंद्र फतेहाबाद के गोरखपुर वाले जिले के, जिसकी क्षमता 2800 मेगावाट है। अब इसके अलावा भिवानी और हिसार में भी नाभिकीय विद्युत केंद्र बनाने की योजना बनाई गई है, लेकिन अभी योजना बनाई गई है, जैसे ही कोई विद्युत केंद्र बनाया जाएगा तो हम आपको डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में वो सब चीज़ें बता देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, हाँ हम चलते हैं आगे, देखिए कोई नहीं, टेक्निकल इशू है। तो हम कहाँ पे था, नाभिकीय विद्युत परियोजना, नाभिकीय ऊर्जा वाला हो गया है, ठीक है, समझ गए हैं। अब हम बात करते हैं आगे क्या आ रहा है आपका, आगे है पवन ऊर्जा वाला। पवन ऊर्जा की जब हम बात करेंगे, किसकी, पवन ऊर्जा की जब हम बात करेंगे, तो पवन ऊर्जा की सबसे पहले जब हम बात करें, पहली बात तो जो इसके लिए जो उपयुक्त क्षेत्र होगा ना हरियाणा जिला में, सॉरी हरियाणा राज्य में जब हम बात करेंगे, हरियाणा राज्य में जो इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र है पवन ऊर्जा के लिए, वो उपयुक्त क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, एक तो मोरनी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला वाला इलाका, ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी, और एक पंचकुला इलाका वाला हो जाएगा। और दक्षिणी हरियाणा में आप देखोगे, दक्षिणी हरियाणा में क्या है, दक्षिणी हरियाणा में अरावली पहाड़ियाँ हैं, अरावली पर्वत की पहाड़ियाँ। तो ये जो अरावली की पहाड़ियाँ और मोरनी की पहाड़ियाँ जो है, यहाँ से क्या कर सकता है, यहाँ से पवन ऊर्जा को अच्छे से निर्मित किया जा सकता है, उत्पादित किया जा सकता है पवन ऊर्जा को, ठीक है। तो ये आपको जो मोरनी की पहाड़ियाँ ये पंचकुला वाले इलाके में है, पंचकुला जिले के इलाके में पड़ेंगी, और ये जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं दक्षिण हरियाणा वाले इलाके में पड़ेंगी। तो पवन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए या उत्पादन करने के लिए ये उपयुक्त क्षेत्र है। अभी पवन ऊर्जा से रिलेटेड कोई भी प्लांट हरियाणा के अंदर नहीं है, ये जो उपयुक्त क्षेत्र है, अभी क्षेत्र की ही बात हम इससे रिलेटेड देखेंगे। और इसकी खास बात क्या है, हरियाणा सरकार ने पवन ऊर्जा को लेकर पहल क्या की है कि पवन ऊर्जा को लेके एक मतलब मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया है। क्या क्या है, मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया है, मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया है। अब ये मॉनिटरिंग स्टेशन क्या है, ये मॉनिटरिंग स्टेशन का मतलब है पवन ऊर्जा जो होगी, पवन ऊर्जा उत्पादित करने के लिए जो पवन की जो पर्याप्तता है, मतलब कहाँ पे पवन जो हवा जो है वो कहाँ से, मतलब कहाँ पर पर्याप्त मात्रा में है ऊर्जा बनाने के लिए, ऊर्जा उत्पादन करने के लिए, पवन ऊर्जा उत्पादित करने के लिए पवन कहाँ पर पर्याप्त है, उपयुक्त है, ठीक है। तो ये आंकने का जो काम करेगा, पवन को आंकने का, पवन की पर्याप्तता को आंकने का जो काम करेगा वो मॉनिटरिंग स्टेशन करेगा। ये हरियाणा सरकार के द्वारा पवन ऊर्जा को लेकर पहल की गई है। और अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या आता है आपका, आगे आता है आपका जैव ईंधन से निर्मित ऊर्जा, ठीक है। अब जैव ईंधन की जब हम बात करते हैं, देखिए ये बहुत कम लोग जानते हैं, जैव ईंधन की जब हम बात करेंगे, तो जैव ईंधन की जब हम बात करेंगे, जैव ईंधन से निर्मित ऊर्जा, ठीक है। तो जैव ईंधन को पहले हम समझते हैं, जैव ईंधन मतलब होता क्या है। देखिए जैव ईंधन को मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, हालांकि ये साइंस का टॉपिक हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो साइंस से भी आते हैं, इसीलिए मैं आपको सब डीप से ही बताते हुए चल रहा हूँ। एक होता है बायोमास, क्या होता है, बायोमास, ठीक है। अब जैव ईंधन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो बायोमास होता है ना, इस बायोमास में जो ऊर्जा निहित होती है, ठीक है, जो बायोमास में जो ऊर्जा निहित होती है उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव ऊर्जा कहते हैं। पहली बात तो ये आपको पता होनी चाहिए, जैव ऊर्जा किसे कहते हैं। जैव ऊर्जा उस ऊर्जा को कहते हैं
जो बायोमास में निहित होती है या फिर जो बायोमास से उत्पादित होती है। अब ये बायोमास क्या है, ये बायोमास क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। बायोमास की जब हम बात करेंगे तो आप लोग कहाँ रह रहे हो, धरती पर रह रहे हो, तो बायोमास है धरातल पर विद्यमान जो भी वनस्पति हैं, मतलब धरती पर जो भी वनस्पति हैं, एक तो वनस्पति हो गए, ठीक है, और जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जो भी जीव जंतुएं हैं, तो वनस्पति और जीव जंतु जो भी धरती पे हैं, ठीक है, तो इनको ही क्या कहा जाता है, इनको ही क्या कहा जाता है, इनको ही बायोमास कहा जाता है। यानी जो धरती पर धरातल पर जो भी वनस्पति हैं, जीव जंतु से रिलेटेड जो भी पदार्थ हैं, ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बायोमास कहलाता है। और बायोमास से ही क्या होती है, बायोमास से ही जो जैव ऊर्जा है वो उत्पादित होती है, ठीक है। तो जैसे कि अब बायोमास में पेड़ पौधे वगैरह ये सब आ जाएंगे, जीव जंतु वगैरह, ये सारा कुछ आपका बायोमास में आ जाएगा, और इनसे जो भी ऊर्जा उत्पादित होगी वो क्या हो जाएगी, जैव ऊर्जा कही जाएगी। अब जैव ऊर्जा जो है, अब इसी तरीके से जैव ईंधन, मतलब जो ईंधन बायोमास से प्राप्त होगा वो ही ईंधन जैव ईंधन हो जाएगा। फिर जो ईंधन बायोमास से प्राप्त होएगा वो जैव ईंधन कहलाएगा। अब बायोमास से किस किस से प्राप्त कर सकते हैं, बायोमास का मतलब है आपका भैया, आप पेड़ पौधों से ईंधन प्राप्त कर सकते हो, जीव जंतुओं से, ठीक है, वनस्पति, ये सब ये क्या हो जाएंगे, ये आपके जैव ईंधन हो जाएंगे। अब आपको पता चल गया है जैव ईंधन क्या है, जैव ऊर्जा क्या है, और जैव ईंधन से ऊर्जा कैसे आएगी, ये सारी चीजें आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं जैव ईंधन से रिलेटेड हरियाणा सरकार की क्या पहल रही है। देखिए, जब हम हरियाणा सरकार की बात करेंगे तो जैव ईंधन से रिलेटेड उसने क्या किया है, उसने एक घोषणा की है कि 1400 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता वाला क्या किया जाएगा, एक जैव ईंधन से ऊर्जा निर्मित की जाएगी, 1400 मेगावाट, ठीक है। और ये हरियाणा सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा, ये कार्य किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार क्या वचनबद्ध है। अभी ये कार्य किया नहीं गया है, किया जाएगा, लेकिन ठीक है आने वाले समय में ये किया जाएगा। तो ये जैव ईंधन से निर्मित वाला ऊर्जा वाला प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, यहीं पे कंप्लीट हो गया है। तो ये हरियाणा राज्य की जो प्रमुख विद्युत परियोजनाएं थी वो हमने इस वीडियो में जानी है, समझी है, ठीक है। और ये इनसे बाहर विद्युत परियोजनाओं से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, ठीक है, तो आप पहले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो हमारा समझाने का जो तरीका है वो कैसा लगा। और दूसरी बात, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, पास में बेल आइकन वाली बटन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको एक क्लास के बारे में 30 घंटे से प्लस ही जाएगी, 30 घंटे से अधिक जा सकती है या 1-2 घंटे कम रह सकती है। 30 घंटे की एक कक्षा होगी 24 जुलाई को, ठीक है, 24 जुलाई को 30 घंटे की क्लास होने जा रही है। और इस 30 घंटे के अंदर हम हरियाणा के 22 जिलों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बन रहे हैं, इतिहास, भौगोलिक, देखिए उसका भौगोलिक स्ट्रक्चर क्या है, उसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, इन सब के बारे में, प्रशासनिक ढांचा उसका क्या है, उसके पर्यटन स्थल क्या है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनेगा उसकी खनिजों से रिलेटेड, ठीक है, उसकी भूमि से रिलेटेड, फसल, खेती, उत्पादन, जितना भी क्वेश्चन बनते हैं हरियाणा के अंदर, हर दृष्टि से, हर फैक्ट से कवर किया जाएगा 22 के 22 जिलों को इस 30 घंटे की क्लास के अंदर। और ये 24 जुलाई को आपको मिल जाएगी, 24 जुलाई को ये क्लास शुरू होने जा रही है। एक ही वीडियो में आप 22 के 22 जिलों को समझ सकते हो। और सही बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, इतनी मेहनत से, इतनी जगह से कंटेंट तैयार किया जा रहा है, तभी ये 24 जुलाई को इतना टाइम लगाया गया है, क्योंकि हर तरह से, हर जो असलियत में जो सही तथ्य जो हैं वो आपको बताए जाएंगे और हर फैक्ट को कवर किया जाएगा। इसीलिए आप इस 30 घंटे वाली क्लास को जरूर देखिएगा।
ये क्लास अगर आपने देख ली तो आप हरियाणा जीके में आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ इस वाली क्लास में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप जरूर जुड़िएगा 24 जुलाई को हमारे साथ में, यही बेस आपको बताना था। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हुई होगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।